कि जो मेन फॉर्मूला है, अपन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र, तो ये कौन उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र हमेशा गतिशील आवेश या धारा। ठीक है, अगर कोई आवेश है जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब ये गति करेगा तो ये क्या उत्पन्न करेगा? तो ये उत्पन्न करेगा, ठीक है, तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है? गतिशील आवेश। ठीक है ना, यानी कि आवेश गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब वो गति नहीं कर रहा है, यानी कि अपना जो आवेश है अगर स्थिर है ना, चल नहीं रहा, अगर ये आवेश क्या नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा? ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र। और अगर आवेश गति करेगा, चलेगा, ठीक है, तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो सब लोगों का वेलकम है, आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हम 4th चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, और इसके बाद तो मेन जो चीज़ है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ओके, तो गतिशील आवेश, तो इसमें जो मेन फॉर्मूला है ना, तो 2 फॉर्मूले इसमें बल के। तो बल अपना मेन है, ठीक है, बल अपना मेन चीज़ है। तो यहाँ पर आपके बल के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो वह चुंबकीय बल है ना, कौन सा बल? चुंबकीय बल। एक तो आवेश पे लगने वाला, ठीक है, आवेश पर लगने वाला। ठीक है, तो अगर कोई आवेश गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करना चाहिए, तो उस पर जो बल लगेगा वो होगा QV साइन थीटा। तो ये है मेन फॉर्मूला 4th चैप्टर का। ठीक है ना, ये 4th चैप्टर का मेन फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो हम सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसकी रफ परिभाषा तो क्या है? रफ परिभाषा चुंबकीय क्षेत्र की ये है, किसी धारावाही तार या छड़ चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई, ठीक है, सॉरी, जिसमें कोई नहीं, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है? उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा है, ये तो थोड़ी सी रफ वाली परिभाषा है। ठीक है, अब उसकी गणितीय परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी गणितीय परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले इस सब को हम मिटा देते हैं। ओके, तो ये मिट गया।
अब गणितीय परिभाषा पढ़ेंगे। तो गणितीय परिभाषा क्या होगी वो देखेंगे हम। ठीक है, तो गणितीय परिभाषा फॉर्मूले से आएगी। तो अपना मेन फॉर्मूला है गतिशील आवेश पर कितना बल लगता है। ठीक है, तो कोई भी आवेश अगर गति कर रहा है तो उस पर बल लगेगा F = QV sin थीटा। तो अगर अपन Q को 1 कूलम माने, V को मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड और थीटा को मान लेते हैं 90 डिग्री, तो उस केस में आपका जो बल है वो क्या होगा। तो F बराबर Q की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है 1, तो 1 पुट किया। V की जगह क्या पुट करनी है वैल्यू 1, तो 1 पुट किया। और B तो B ही है, और साइन ये थीटा जो होगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा F, ये हो गया 1 × 1 1, और साइन 90 भी होता है 1, तो ये हो गया F = B, है ना। इसका मतलब इसकी परिभाषा हुई, ठीक है, कि अगर इकाई मान का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में यानी कि 90 डिग्री पर, है ना, इकाई वेग से प्रवेश करता है, तो उस आवेश पर जो बल F लगेगा वो उस चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा B के। तो इसकी परिभाषा अब हम लिखेंगे कि यदि इकाई मान का आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इकाई वेग से प्रवेश करे तो उस पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक है, तो ये है इसकी गणितीय परिभाषा कि यदि कोई इकाई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर इकाई वेग से प्रवेश करता है, तो उस पर जो बल F लगेगा वो चुंबकीय क्षेत्र B के क्या हो जाएगा बराबर। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या है परिभाषा है। ओके, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। ओके, तो अब हम देखते हैं, इसको भी कट कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो ये सारा कट करना है। तो ये हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। तो अब अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है सदिश राशि है। ठीक है, और इसका MKS मात्रक क्या है, तो इसका MKS मात्रक है टेस्ला, है ना, या इसको हम दूसरे रूप में वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखेंगे। और इसका CGS मात्रक है गाउस, है ना। ओके, या इसको हम मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि इसका MKS मात्रक टेस्ला है और दूसरा CGS मात्रक गाउस है। तो एक टेस्ला जो होता है उसमें कितने गाउस होते हैं, 10⁴ गाउस होते हैं। ठीक है, एक टेस्ला के अंदर आपके कितने गाउस होते हैं, 10⁴ गाउस होते हैं। ओके, और एक गाउस के अंदर कितने टेस्ला होंगे, जस्ट इसका उल्टा 10⁻⁴ गाउस होते हैं।
ओके, तो अब हम चुंबकीय क्षेत्र की विमा ज्ञात करना चाहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की क्या विमा होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा ज्ञात करना चाहेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं एक बार के लिए। ये लो, मिटा दिया हमने। तो अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की विमा। तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा, तो विमा के लिए अगर आपको ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की विमा, तो कोई भी एक फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र का आपको पता होना चाहिए, कोई भी एक। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ों की विमा आपको जरूर ज्ञात होनी चाहिए, एक तो म्यू नॉट और एक है बी। तो पहले हम बी की विमा ज्ञात करना सीखेंगे। तो बी का एक फॉर्मूला आपको, अभी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोला था सबसे पहले, है ना। तो आप पीछे स्क्रीन पे जाके भी आप देख सकते हो कि कौन सा वो जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है शुरू में जब, ठीक है, नहीं तो ठीक है, चलो अभी ये बी है इसका फॉर्मूला। तो पहले अपने को पता है कि गतिशील आवेश पर बल कितना लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले से अब बी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो जब बी का फॉर्मूला निकालेंगे, देखो तो क्यू इधर नीचे चलेगा, वी भी नीचे चला जाएगा और साइन थीटा भी। तो बी क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। तो बी यहाँ पर हो गया। देखो एफ की, ये जो एफ है इसकी विमा होती है m1 L1 T-2। Q की विमा होती है A1 T1। V की विमा होती है L1 T-1। साइन थीटा की कोई विमा नहीं होती। तो देखिए ये यहाँ पे जो ये L1 है, ये जो, और जो ऊपर ये जो L1 है, ये दोनों क्या होंगे, कट होंगे। ठीक है ना। तो ये L1 से L1 कैंसिल हो गए, और इधर देखो ये T1 और ये T-1 T1। तो देखो T1 और T-1 होंगे ना, तो इसको हम ऐसे लेंगे T1-1, तो ये हो जाएगा T की घात 0 और किसी की घात 0 मतलब 1। तो एक प्रकार से ये भी कैंसल जैसा हो गया क्योंकि ये 1 हो जाता है। तो ये T1 और ये T-1, तो जो बच गया उसको हम लिखेंगे। ठीक है ना, जो बचा हुआ है उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे बच क्या गया है, देखो एक तो आपका M1 बच गया, तो रह गया M1। दूसरा देखो L तो है ही नहीं, तो L हो जाएगा 0। ठीक है, L हो गया 0। और T कितना है, देखो -2, तो T हो जाएगा -2। और ये A जो है, ये नीचे वाला A ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा A-1। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की विमा आपको अच्छे से क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की विमा आपको अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो ये अब हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक के हम बढ़ना चाहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है, देखो अभी हमने बल पढ़ा था, मैंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार आपको बोला। तो वो जो बल का फॉर्मूला था वो था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है ना। अब बात ये है कि ये किस पर बल है, तो ये बल का फॉर्मूला किस पर है, तो ये है गतिशील आवेश। यानी कि अगर कोई आवेश है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो इसमें अगर कोई आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह अगर गति करे तो उस पर कौन सा बल लगेगा, तो उसको हम ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूला से, क्यू वी बी साइन थीटा। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है, वो आवेश पर बल नहीं ज्ञात करना, अब हमें ज्ञात करना है बल तार पर। जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र में कोई तार रखा है। ओके, तो जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ओके, और इसके अंदर एक L लंबाई का तार रखा है। ठीक है,
ये इसकी अपन थोड़ा सा ये तार रखा है एल लंबाई का। ओके, अब ठीक है, अभी रेड कलर है थोड़ा। तो इसमें धारा बह रही है आई। तो इस तार पर कितना बल लगेगा? लंबाई, तार की लंबाई कितनी है? एल है। तो ये तार पर कितना बल? तो ये तार पर उतना ही बल लगेगा जितना कि इस तार के अंदर आवेश जो होगा ना उस पर बल लगेगा। तो आवेश पर लगने वाला बल तो हमें पता ही है, ठीक है। तो उसी से हम तार पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आवेश, तार के अंदर मान लो क्यू आवेश है, तो उस आवेश पर बल का फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो V को हम वी डी से लिखते थे, ठीक है। तो अब क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो Q का जो फॉर्मूला होता है नाली। तो F बराबर Q की जगह आ जाएगा NaLe, नाली बन गया। और ये क्या रह गया? VD B साइन थीटा, ठीक है। अब इस नाली से हमें क्या बना देना है? वीणा। तो वीणा में सबसे पहले ये ले लो, तो सबसे पहले हमने ले लिया VD। तो फिर ले लो E, है ना, तो ये हो गया E। फिर ले लो N, तो ये हो गया N। फिर ले लो A, तो ये हो गया A। अब बच गया LB साइन थीटा, तो लिख दो LB साइन थीटा। अब ये हो गया वीणा। वीणा क्या होता है? करंट, धारा I। तो F इज इक्वल टू, वीणा की जगह लिख दो ILB साइन थीटा। तो ये अपना फॉर्मूला है ILB साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये किस पर बल है? ILB साइन थीटा। ये जो बल है वो है इस तार पर, है ना। तो यानी कि अगर आवेश, जो आवेश होता है उस पर बल का फॉर्मूला, गतिशील आवेश पर बल का फॉर्मूला अभी हमने जैसे लिखाया था, तो देखो वो था क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये किस पर बल का फॉर्मूला है? गतिशील आवेश पर है, ठीक है। और ये जो है ना वो बल का फॉर्मूला है तार पर। कोई अगर तार है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है ना, जिसमें कितनी धारा बह रही है? आई। तो उस पर जो बल होगा वो कितना लगा? ILB साइन थीटा। तो बल के दो फॉर्मूला है, एक तो है गतिशील आवेश पर बल, वो तो होता है QVB साइन थीटा। और एक है तार अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उसमें अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर जो बल होगा वो होता है ILB साइन थीटा। ओके, तो देखो ठीक है, वो है गतिशील आवेश पर बल। तो कल हमने पढ़ा था कि गतिशील आवेश पर बल के बारे में, तो कल भी पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम बल का प्रभाव, मतलब जब किसी आवेश पर बल लगता है तो उस बल के कारण, है ना, उस बल के कारण वस्तु की गति कैसे होती है। ये जो चुंबकीय बल होता है वो हमेशा ही आवेश पर जब लगता है तो उसके वेग के लंबवत होता है, ठीक है ना, वेग के लंबवत होता है। तो अगर चुंबकीय बल जब भी लगेगा तो वस्तु को वो वृत्ताकार पथ में घुमाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी अगर बल इस प्रकार है कि वो वेग के लंबवत हो, यानी कि अगर कोई वस्तु है सही के, ठीक है, तो जैसे कि हम देखते कि कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इस दिशा में गति कर रहा है और उस पर बल इसके लंबवत दिशा में लगे तो इलेक्ट्रॉन है वो मुड़ेगा, अपने पथ से इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आएगा तो बल वापस ऐसे लगने लग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस मुड़ेगा,
जब ये यहाँ पर आएगा तो बल उसके लंबवत इस प्रकार से लगने लग जाएगा, तो ये वापस मुड़ेगा। तो इस प्रकार वापस जब ये यहाँ पर आएगा तो बल इस दिशा में लगेगा, तो ये वापस मुड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बल हमेशा इसके लंबवत होने से ये वर्ताकार पथ में घूमेगा, ठीक है। अर्थात जब भी कोई बल इस प्रकार से लगता है कि जिस दिशा में वस्तु गति करती है उसके लंबवत बल लगे, तो वो बल उस वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ना चाहेंगे कि जो तो अब हमको पता है कि गतिशील आवेश पर जो बल है उसका सूत्र होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अर्थात जब भी ये बल लगेगा तो वस्तु वर्ताकार पथ में घूमेगी, और अगर ये वाला बल अगर नहीं लगेगा तो वस्तु सीधी जाएगी। इसका मतलब अगर F का मान 0 हो तो उस अवस्था में वस्तु कैसे जाएगी? सीधी रेखा में। ठीक है, सीधी रेखा में गति करेगी। तो अब हम दो परिस्थितियां देखेंगे। जब ये जो बल है F है यहाँ पर, इसका मान 0 आ जाए, है ना। तो इस बल का मान 0 कब आएगा ये हम देखेंगे। तो अगर मान लो कि आपका चुंबकीय क्षेत्र ये B है ना, और आपका इलेक्ट्रॉन या आवेश जो है वो भी इस दिशा में गति करे, तो ये V है। तो B और V अगर एक ही दिशा में हो जाए तो एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, तो उस अवस्था में आपका जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब उस अवस्था में आपका जो बल होगा उसका मान होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा की जगह आ जाएगा 0 डिग्री। और इस साइन 0 का मान क्या होता है? 0 ही होता है। तो F हो जाएगा क्यू वी बी इंटू 0। इसका मतलब जो बल का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अर्थात अगर आपका आवेश है ना, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, अर्थात B और V पैरेलल होते हैं, तो उस अवस्था में आपका जो बल लगेगा वो हो जाएगा 0। तो 0 बल लगेगा तो वस्तु सीधी रेखा में ही गति करेगी, है ना, वर्ताकार गति नहीं करेगी, क्योंकि वर्ताकार गति के लिए बल का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें, ठीक है, अब हम पहले इसको मिटा देते हैं, ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो ये मिट गया। तो अब हम दूसरी अवस्था की बात करेंगे, ओके। अर्थात जैसे ये अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस दिशा में है, ठीक है, यानी कि B की दिशा ये है और आपका E उसकी उल्टी दिशा में गति कर रहा है ना। तो अब देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर है और आपका वेग की दिशा ऐसे है, तो ये B ऐसे हैं और आपका V जो है वो इस दिशा में है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। इस अवस्था में जो आवेश पर बल लगेगा वो होगा क्यू वी बी साइन 180 डिग्री। तो F जो होगा वो होगा क्यू वी बी, और साइन 180 होता है 0, तो इंटू 0, तो वापस इस अवस्था में भी अपना बल आ जाएगा 0। तो अगर बल आपका 0 आ रहा है तो बल ही नहीं लग रहा है, तो वस्तु वर्ताकार पथ में नहीं घूमेगी, है ना। तो वस्तु
सीधी रेखा में चलेगी। ओके, अर्थात दो अवस्थाओं में वस्तु वर्ताकार पथ में नहीं घूमेगी। ओके, तो पहले इसको भी मिटा देते हैं। ओके, तो ये मिटा दिया। तो दो अवस्था, अर्थात यदि आपका यदि आवेश के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत, मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो उस आवेश पर चुंबकीय बल F जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इस कारण आवेश सीधी रेखा पर गति करेगा। ओके, सीधी रेखा पर अपना आवेश गति करेगा। अब हम दूसरी एक कंडीशन लेते हैं, जब अपना आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, तो अगर अपना चुंबकीय जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से है, B की दिशा इस प्रकार है और आवेश की दिशा इस प्रकार है, तो इस अवस्था में थीटा हो गया 90 डिग्री। तो आपका जो चुंबकीय बल होगा वो हो जाएगा QVP साइन 90 डिग्री। तो F आ जाएगा QVB। ठीक है, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, तो F हो जाएगा QVB। तो अब अगर चुंबकीय बल लग रहा है तो ये बल जो है ये वस्तु को वर्ताकार पथ में घुमाएगा। ठीक है, तो अब किसी भी वस्तु को अगर वर्ताकार पथ में घुमाना है तो उसके लिए कौन सा बल चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। और उस वस्तु को ये अभिकेंद्रीय बल इस अवस्था में, अभी जो आवेश है ना, इसकी आवेश की कंडीशन के लिए अभिकेंद्रीय बल उसको इस चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, तो अगर ये अपना आवेश वर्ताकार पथ में घूम रहा है तो इसको अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल QVB से मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल जो है वो किसके बराबर होगा? चुंबकीय बल के। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r और चुंबकीय बल QVB। तो देखो ये एक V है और यहाँ 2 V है, तो ये एक V से यहाँ का एक V कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर एक V रह जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए ये R है, इसको इधर ले जाओ तो ऊपर चला जाएगा, और ये Q और ये B को जब हम इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो नीचे जाएंगे, तो हमको मिलेगा mv/QB = R। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R = mv/QB। तो ये है, यहाँ पर ये जो R है वो त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? यह उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है जिस पर अपना आवेश गति कर रहा है। तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। अब हम
आवर्तकाल का फॉर्मूला ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आवर्तकाल होता क्या है। ठीक है, तो आवर्तकाल होता है जैसे अपना आवेश है ना, वो इस तरह से वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, घूम रहा है। तो इस आवेश को ये एक चक्कर जब पूरा करेगा, है ना, तो उस एक चक्कर को पूरा करने में जो टाइम लगता है ना, उसी टाइम को हम कहते हैं आवर्तकाल। और इस आवर्तकाल को हम टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल तो एक प्रकार से समय है। तो समय का फॉर्मूला हमें पता है दूरी बट्टा वेग या चाल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो दूरी है वो एक चक्कर की दूरी है ना। तो एक चक्कर की दूरी होती है 2πr। ओके, तो अपना आवर्तकाल हो जाएगा 2πr और वेग है यहाँ पर v। ठीक है, तो अब हम ये आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 2π/v गुणा r, यानी कि ऊपर वाला जो ये जो है ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये जो r का मान है, r का मान हमने अभी ज्ञात किया ही था। देखिए ये रहा r का मान। ठीक है, तो r का मान है mv/qv। तो इस r के मान को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो अपना जो t हो जाएगा वो हो जाएगा 2π/v इंटू r का मान क्या था, mv/qv। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि r बराबर होता है mv/qv। तो देखो यहाँ पर ये एक v है, ये दूसरा v, तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं। तो t बच जाता है 2πm/qb। ठीक है, तो ये अपना आवर्तकाल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, भौतिक राशि है, वो है आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का क्या होती है, उल्टा होती है। आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकंड में कोई वस्तु कितने चक्कर पूरे करेगी। ठीक है, तो आवृत्ति जो होती है वो होती है आवर्तकाल का उल्टा, यानी कि 1/आवर्तकाल। ठीक है, तो ये आवर्तकाल का उल्टा हो जाएगी। तो आवृत्ति को हम f से लिखते हैं। तो आवर्तकाल का उल्टा क्या होगा, आवर्तकाल क्या है, देखो यहाँ पे ये देखिए। हाँ, तो ये जो आवर्तकाल का फॉर्मूला है वो है 2πm/qb, और क्योंकि आवृत्ति इसका उल्टा है तो वो हो जाएगा qb/2πm। ये आवृत्ति का फॉर्मूला है। एक और भौतिक राशि होती है जिसे कहते हैं कोणीय आवृत्ति। ठीक है, तो कोणीय आवृत्ति मतलब एक सेकंड में, जैसे कोई कण है ना, वो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, तो वो एक सेकंड में कितना कोण वृत्त के केंद्र पर बनाएगा। जैसे अगर वो एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना कोण बन जाएगा, जैसे यहाँ से शुरू होगा, एक चक्कर पूरा करेगा तो 2π कोण बन जाएगा, है ना। तो अब एक सेकंड में वो कितना घूमता है ना। तो वो जो कोण है उसी को हम कहेंगे कोणीय आवृत्ति। एक सेकंड में वो जितना कोण बनाता है वो। तो इस कोणीय आवृत्ति में और इस आवृत्ति ये जो है इसमें संबंध होता है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा होती है 2πf। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π और f का मान रख देते हैं, तो ये हो जाता है qb/2πm। तो देखो यहाँ पर ये 2π है अंश में और हर में भी, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। तो बच जाता है ओमेगा इज इक्वल टू qb/m। ठीक है, तो यहाँ पर कितने फॉर्मूले वर्ताकार गति से संबंधित हमने ज्ञात किए। देखिए, एक तो त्रिज्या का फॉर्मूला है, देखिए ये वर्ताकार पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला है। ठीक है,
फिर देखिए ये आवर्तकाल यानी कि एक चक्कर में कितना समय लगता है उसका ये देखिए फॉर्मूला है। और फिर आवर्ती यानी कि एक सेकंड में कितने वस्तु कितने चक्कर लगाती है, आवेश कितने चक्कर लगाते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला है। और लास्ट फॉर्मूला है किसका, कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला है लास्ट वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमने किस प्रकार की गति का अध्ययन किया, तो ये है जब अपना आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अगर इधर है तो आवेश अपना इस दिशा में गति कर रहा है, तो थीटा 90 डिग्री है, तो उस अवस्था में वो वर्ताकार पथ में गति करेगा। और उस वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला ज्ञात किया। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर पूरा करने में आवेश को जितना समय लगेगा वृत्त का, तो उसका फॉर्मूला हमने ज्ञात किया। फिर हमने आवृत्ति का फॉर्मूला ये देखिए ज्ञात किया और कोणीय आवृत्ति का ज्ञात किया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि अगर अपना आवेश अगर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो उस पर बल शून्य होगा। ठीक है ना, उस पर बल क्या हो जाएगा, शून्य। अर्थात B और Q एक ही दिशा में गति करे तो उस पर बल क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो हाँ, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर अपना आवेश जो है ना Q, उसकी गति की दिशा जो है और अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही है, एक ही दिशा में गति करते हैं, तो आपका जो बल होगा, आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा। तो आवेश इस अवस्था में आपका जो आवेश होगा वो सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, सीधी रेखा में गति करेगा। दूसरा हमने पढ़ा, अगर अपना चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और आवेश उसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है ना, आवेश के वेग की दिशा उसकी उल्टी है। ओके, तो दोनों में एंगल 180 होगा, है ना। उस अवस्था में भी आप आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा और इस अवस्था में भी आवेश सीधी रेखा में गति करेगा। ठीक है, और तीसरा हमने ये कंडीशन पढ़ी कि अगर आपका जो आवेश है वो जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और आवेश उसके लंबवत गति कर रहा है, यानी कि आवेश का वेग उसके लंबवत है, तो थीटा 90 होगा। तो उस अवस्था में आपका जो बल होगा वो होगा QVB। क्योंकि चुंबकीय बल है तो आवेश वर्ताकार पथ में गति करेगा और उस वर्ताकार पथ में गति के लिए हमने त्रिज्या का सूत्र ज्ञात किया जो आया R=mv/qb। दूसरा हमने उस गति के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात किया जो आया T=2πm/qb। फिर हमने आवृत्ति का सूत्र ज्ञात किया जो आवर्तकाल का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो आवृत्ति का फॉर्मूला हो गया, आवर्तकाल है ना इसका उल्टा, qb/2πm। ओके, और फिर एक फॉर्मूला हमने ज्ञात किया कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति होता है 2π × आवृत्ति f। सो ω=2π × f का मान होता है qb। देखो यहाँ से f का मान हम रखते हैं qb/2πm। तो यहाँ देखिए ये है 2π, ये 2π ये कैंसिल हो जाते हैं और ओमेगा मान आता है qb/m। तो इस प्रकार हमने, तो आपको यहाँ तक तो अच्छे से अब पढ़ लेना है। इस लेक्चर से नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा सुनिएगा।